मेहनत मजदूरी मैं कब तक करूँगा, कब तक प्लेटें धोऊंगा, कब तक हलीम बेचूंगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि इंटरव्यू से घबरा जाते हैं। जिस दिन आप इंटरव्यू से घबरा गए, आपने 1000 नंबर की मेहनत को पानी में डाल दिया। क्योंकि वो बोर्ड मेंबर आपके कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत ही पोलाइट, बहुत हम्बल और बहुत डिसेंसी से आपसे बात करते हैं। तो जीएस की तैयारी किस तरह से लेके चले, उसको कितना टाइम देना चाहिए और लॉ को कितना टाइम? देखिए जी, हो गया। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। देश चलता है संविधान से और संविधान में बैठा होता है जज। आप मांगते हैं इंसाफ और कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। ये कोटेशन आपने अक्सर सुनी होगी फिल्मों में, लेकिन ये असल में इसलिए है क्योंकि जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो कहता है कि हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे, और कोर्ट में बैठा होता है जज। जब इंसाफ नहीं मिलता सिविल जज से तो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हर जगह जो सामना होगा वो होगा जज से। ऐसे ही संभल शहर का एक छोटा सा गांव कह ले, गांव ही कह सकते हैं, नकरुद्दीन सराय, वहां से एक लड़का उठता है, तैयारी करता है और 135वीं रैंक लाता है पीसीएचजी में, वो बन जाता है सिविल जज। आज हम उनके पास आए हैं और उनसे बात करेंगे क्या तैयारियां रही हैं उनकी, किस तरह से उन्होंने शुरुआत करी अपनी, कहां ये एम लेकर चले और क्या क्या परेशानियां आई। आने वाली जो जनरेशन है जिनको लालसा है जज बनने के लिए, उनको किस तरह से तैयारी लेके चलनी चाहिए। सबसे पहले तो कासिम साहब आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। और ये हमारा नया लोगो है, नए लोगों के साथ पहला इंटरव्यू हो रहा है कासिम साहब के साथ। तो पहला सवाल यही है कि जो किसको डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी आप कामयाबी, सबसे पहले ये बताइए। देखिए डेडिकेशन की जहाँ तक बात है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। उसके बिना मैं ये अचीवमेंट जो भी मैंने हासिल किया है उसको मैं नहीं कर सकता था। और अगर उसके बाद कोई आता है तो मेरे घर परिवार के लोग, मेरे भाई और मेरी माँ, मेरे मोहल्ले वाले और जो भी मेरे परिवार में आते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी बस्ती, पूरा शहर मुझे दुआएं देता था, जो भी मुझे जानता था। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये जो लोग भी मेरी दुआओं में शामिल रहे हैं, जिन्होंने अपनी दुआओं में मुझे शामिल किया है, इसका श्रेय मैं उन्हीं को देता हूँ। अच्छा कासिम साहब, आपने ये टारगेट कहाँ से, एम कहाँ से बनाया कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, कि अब मुझे जज बनना चाहिए, जज के लिए कोशिश करनी चाहिए, और किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन की? देखिए एम की जहाँ तक बात है, पहले मैं जब काम करता था तो मैं देखता था कि मेहनत मजदूरी मैं कब तक करूँगा, कब तक प्लेटें धोऊंगा, कब तक हलीम बेचूंगा। तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए मैंने सोचा, मैं देखता था मेरे भाई लोग जो थे या जो भी जिनको मैं भी जानता, जो लॉयर्स थे, तो मैं उनसे पूछता था कि क्या इसमें कोई नौकरी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या वकील की भी कोई नौकरी होती है। इतना तक मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने मुझे बताया कि वकील का प्रोफेशन एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। तो मैं इसी नियत के साथ कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो इस नियत से मैं सोचा कि मैं लॉ करके अपना वकील बन जाऊँगा और कम से कम एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में एंटर कर जाऊंगा। ये जब की बात है जब मैं इतना मैच्योर नहीं था, ना पढ़ाई को लेकर के और ना ही लीगल प्रोफेशन को लेकर के। लेकिन जब मैं अलीगढ़ गया, किसी तरह मैंने अलीगढ़ में दाखिला हासिल किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जा कर के जब देखा तो मैंने पहली बार मुझे पता चला कि जो लॉ करते हैं वही जज भी बनते हैं। लॉ करने के बाद पहले मैं ये समझता था कि लॉ करने के बाद केवल आप लॉयर बनेंगे, लेकिन वहाँ जब देखा तो मिठाई के डब्बे लोग हर साल लेकर के चले आते थे, तो पता चला कि एलएलबी करने के बाद जज बनते हैं। तो जज बनने का सपना वहीं से शुरू हुआ। जब देखा कि सीनियर हमारे साथ पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि तो ये भी तो हम ही में से हैं, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उन्हीं को देखते हुए सीनियर्स का मोटिवेशन और जितने भी वहाँ प्रोफेसर्स थे उनका मोटिवेशन, के मोटिवेशनल लेक्चर वहाँ होते हैं टाइम एंड मतलब डिफरेंट ओकेजन पे, तो उन सब में यही देखता था कि हर कोई कहता है कि जज बनना है, जज बनना है। हालांकि मैं कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, तो एक छुपके से एक पर्दे के पीछे मैंने तैयारी की है, दुनिया को उजागर करके नहीं। हमेशा कहता था कि टीचर बनना है, कभी कुछ बनना है, कभी कुछ बनना है, लेकिन ये कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे जज बनना है। तो बंद कमरे में हमेशा पढ़ाई करता था और यही सोच के आगे बढ़ने की कोशिश करता था कि अगर बन गया तो जनरेशन टू जनरेशन बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें मोटिवेट करती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि फादर इतनी उम्र में बूढ़े हैं लगभग, वो अभी भी काम करते थे। तो सोचता था कि मान लीजिए अगर इनका जज बन के अगर मैं कभी वापस आया तो इनका मनोबल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उम्र भर की मेहनत काम आ जाएगी। मेरे भाई लोग हैं, सब एक ही काम करते हैं, वही मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी मोटिवेट करती थी।
और जो दूसरी चीज़ है, आप जान सकते हैं कि माँओं का क्या सपना रहता है घरों में। और मैं खुद भी ये बात कहता था कि मैंने कभी ज़िंदा जज नहीं देखा। तो एक बार अपने सीनियर से मैंने बात कही कि मतलब मैं ज़िंदा जज पहली बार आपको देख रहा हूँ, तो वही सीन मेरे घर में भी है। उन्होंने भी कोई ज़िंदा जज नहीं देखा। तो मैंने कहा उनसे एक बार, बंद कमरे में ये बातें कहता था मैं, कि इंशाल्लाह ज़िंदा जज इस घर में ही पैदा होगा। तो बस यही मोटिवेशन के लिए लेकर के मैं अपने घर से निकला, और जब भी आता था इसी मोटिवेशन के साथ जाता था। उतार चढ़ाव आते रहे ऐसा नहीं है, और हमेशा आते हैं उतार चढ़ाव, लेकिन वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। घर वालों की ख्वाहिश ने ही मुझे आगे बढ़ने पे मजबूर किया, और आज मैं आपके साथ यहाँ इंटरव्यू कर रहा हूँ। सर जैसे कि आप माशाल्लाह जज बने हैं संभल में, तो आप सिर्फ आप अकेले नहीं बने, आपने हज़ारों ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो आपसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर बनना चाहते हैं। तो ये तो अभी तक आपने अपनी पर्सनल बात कही, मैं थोड़ी प्रोफेशनल बात करना चाहूँगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आपने प्री की तैयारी करी, मेंस की तैयारी किस तरह से करी? अगर पॉसिबल हो सके, वैसे ही पेड कुछ नहीं है, पॉसिबल हो सके तो उन किताबों का आप अगर नाम ले सकते हैं तो बता सकते हैं। नहीं, नाम में कोई परेशानी नहीं है। ऐसा जो पब्लिकेशन है, ओपन पब्लिकेशन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी भी बुक नहीं है जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट या किसी बंद दुकान में बिकती हो। वो बहुत नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तैयारी जहाँ तक का सवाल है तैयारी का, तो सब लोग जानते हैं ये 3 टियर एग्ज़ाम है, 3 स्टेजेस इसमें होती हैं। प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, लास्ट स्टेज। तो प्री के लिए मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो बेयरेक्ट होता है। बेयरेक्ट पीले कलर की एक छोटी सी किताब होती है, शायद आप जानते होंगे। तो उसमें सारा प्रोविज़न लिखा होता है कानून का, कि असल कानून क्या है। उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, उसकी तफसीर जो है वो बाद में जो ऑथर्स होते हैं या लॉयर्स या सुप्रीम कोर्ट या जो जजेस होते हैं, ऑनरेबल जजेस होते हैं, तो वो करते हैं। तो उसके लिए प्री के लिए बेयरेक्ट सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ केवल बेयरेक्ट की है। तो अगर आपने उस पर कमांड बना ली एक दफ़ा, तो आप इस फील्ड के माहिर हो जाएंगे। प्री का आप कोई नहीं रोक पाएगा एग्ज़ाम, प्री आप हमेशा क्वालिफाई करते रहेंगे। और जहाँ तक मेंस का सवाल है, तो मेंस के लिए थोड़ा सा आपको अप्रोच में अपना चेंज लाना पड़ता है। उसमें सब्जेक्टिव बुक्स होती हैं, वो स्टैंडर्ड बुक्स बहुत सारी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे क्रिमिनल लॉ या आईपीसी के लिए मैं एस एन मिश्रा पढ़ता था, और सीआरपीसी के लिए केलकर पढ़ता था। या कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं जैन पांडे पढ़ता था। और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो उसमें से आप पहले कॉन्सेप्ट बनाइए अपना मजबूत, बेसिक अपने क्लियर कीजिए। कोई भी कानून पढ़ रहे हैं तो उसको अपना नज़रिया पहले उसमें बनाइए कि हाँ, अगर ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 लाइन उस टॉपिक पे आप अपना पकड़ बनाइए। ऐसा हो कि भाई पूछ ले मिसाल के तौर पे कोई भी टॉपिक, तो उसको आप अपने अंदाज में उसको बता सकें। इस तरह से आपको थोड़ी सी इस पर मेहनत करनी होगी। और जब ये सब चीज़ें हो जाएं, एक बार आप समझ जाएं, तो उस पर ब्रीफ नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं। और ब्रीफ नोट्स का ये फ़ायदा होता है क्योंकि जब लास्ट डेज आ जाते हैं ना एग्ज़ाम के आपके, तो आपके पास बहुत पढ़ने के लिए होता है। तो मुश्किल होता है कि आप एक्सेस फिर से कर पाएँ या नहीं कर पाएँ किताबों। मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग कर भी लेते होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं डिफरेंट सोर्स से मतलब देखता था कि हाँ, मुझे पढ़ना कैसे है। और अगर मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा तो मैं नहीं समझता कि मैं उस चीज़ को वह दोबारा एक्सेस कर पाता। अब अपना अपना इसमें नज़रिया हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप नोट्स बना के पढ़िए और नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहिए। अपनी भाषा में नोट्स बनाइए, सिंपल जितना भाषा रखेंगे उतना अच्छा है। और उसमें ज़रा भी आपको बनने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत टफ इंग्लिश लिख देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे चांसेस और पीछे हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जितनी आम भाषा, और मैं तो ये कहता हूँ किताब से भी हट के लिखिए। अगर कोई भाषा बुक में लिखी है तो बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। अपनी भाषा में समझिए किसी चीज़ को कि हाँ, इसको ये कहते हैं, और उसी को फिर अपनी भाषा में लिखिए। और वही भाषा जो है आपको वहाँ आगे तक ले जाती है। फिर आपको कोई भी पूछेगा, इंटरव्यू होगा या मेंस होगा, तो उसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, आप जीत जाएंगे इस एग्ज़ाम को। अच्छा, केस स्टडी मेथड कितने वैल्यू रखता है इसमें? केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि केस ऐसे होते हैं, जो केस लॉज होते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, वो आपके लॉ को असल रूप दे देते हैं। क्योंकि जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, वो तो एक बार लॉ बना देते हैं। 3 लाइन का एक लॉ है, 2 लाइन में एक लॉ लिख दिया जाता है। अभी मिसाल के तौर पर आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 2 लाइन का आर्टिकल है, लेकिन उस पर 20-50 किताबें लिख दी गई, हज़ारों हज़ार पेज की। तो केस लॉ ही ऐसे हैं जो इंटरप्रिटेशन करके कानून को, उसकी रूपरेखा और असल मकसद तक उसको पहुंचाते हैं। तो केस लॉ तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए।
केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे साथ थोड़ा अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करें, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि सामने पैनल बैठा हुआ होता है और मतलब बिल्कुल जवाब देना पड़ता है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर का बहुत ज़्यादातर काम रहता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ ट्रिकी क्वेश्चन आया हो जहां आपको लगा हो कि यार यहाँ फंस गए, यहाँ से कैसे न कैसे करके, और आप उससे निकल लिए बहुत ज़्यादा? देखिए, क्वेश्चन तो हमेशा इंटरव्यू बोर्ड का इंटेंशन यही रहता है कि बच्चे को हम हर तरह से देखेंगे। इंटरव्यू बोर्ड पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंटरव्यू से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू मैं कह सकता हूँ, इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कह रहा हूँ कि इंटरव्यू इज़ द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। ये 3 स्टेजेस में इंटरव्यू सबसे आसान पार्ट होता है, क्योंकि 1000 नंबर का मेंस होता है आपका और 100 नंबर का मात्र आपका इंटरव्यू होता है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि इंटरव्यू से घबरा जाते हैं। जिस दिन आप इंटरव्यू से घबरा गए, आपने 1000 नंबर की मेहनत को पानी में डाल दिया, क्योंकि वो बोर्ड मेंबर आपके कुछ नहीं कहेंगे। वो बहुत ही पोलाइट, बहुत हम्बल और बहुत डिसेंसी से आपसे बात करते हैं। ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इंटरव्यू की एक ही चीज़ वो देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप कैसा बोलते हैं, घबराते तो नहीं हैं। तो कोशिश ये कीजिए, मैं कहूँगा एस्पिरेंट से, अगर वो मेरी बात माने तो कॉन्फिडेंट रहिए। आप बोलने पे अपना पकड़ बनाइए। जितना अच्छा, जितना साफ बोलेंगे, उतना अच्छा इंटरव्यू में आपका मार्क्स आएगा। तो इंटरव्यू की कोई भी तैयारी नहीं होती है। इंटरव्यू की तैयारी आप उस दिन से करते हैं जिस दिन से आप जुडिशरी की तैयारी करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कोई इंसान अगर पुलिस बनना चाहता है, मान लीजिए कोई आईपीएस बनना चाहता है, तो वो उसी हिसाब से सोचता भी है। आईपीएस वाली चाल भी चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आईपीएस वाली चाल भी चलते हैं, उसी तरह से बात भी करते हैं, उनके बिहेवियर में वो चीज़ें दिखती हैं। तो उसी तरह जुडिशियल ऑफिसर के भी ऐसा होना चाहिए। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुडिशियल ऑफिसर लगने चाहिए। तो ये तो आपके में है, तो अपनी पर्सनालिटी में उस तरह से रिफ्लेक्ट कीजिए आप चीज़ों को। आप जो सही है उस पर सही कहिए, जो गलत है वो गलत कहिए, भले ही पूरा ज़माना एक तो उसके खिलाफ हो जाएगा। तो जिस दिन आप तैयारी कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि दैट यू आर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर ये चीज़ आप सोच लेंगे तो ये बात आपको मोटिवेट करती रहेगी जब जब आपका टाइम ख़राब आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रिपरेशन का ऐसा फेज़ होता है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। हर दूसरे दिन लगता है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटिवेशन वाली चीज़ें भी बहुत होती हैं। आप सोचिए, अपने आप को कल्पना कीजिए, इमेजिन करके देखिए कि हाँ अगर मैं बन गया तो कैसा लगूंगा, कैसे फ़ोन करूंगा, घर वालों को कितना अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मोटिवेट करती रहती है। तो बस यही करिए कि इंटरव्यू के जब से तैयारी करना शुरू करें तो इंटरव्यू को सोचें कि हाँ मुझे अपना अप्रोच जो है डायरेक्ट रखना है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो मैं इंटरव्यू के लिए बस ये सफिशिएंट है। बाकी मेंस जब आप लिखेंगे तो मेंस में आपको इतनी नॉलेज की ज़रूरत होती ही है, तो वही नॉलेज आपको सिर्फ बतानी है बोर्ड मेंबर को कि भाई देखिए हमने इतना, हम मेंस लिख करके आए हैं, अगर आप इसमें से हमसे कुछ पूछेंगे तो हम कोशिश करेंगे। आप बस कोशिश कर सकते हैं बोर्ड मेंबर के सामने, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आप उनके साथ बिल्कुल खेल नहीं खेल सकते, ब्लफ नहीं कर सकते। आपको नहीं आता है, और ऐसा भी है कि अगर नहीं भी आ रहा है सीधा कह दीजिए सर मुझे नहीं आता है। मेरे इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, मुझे उन्हें रेवेन्यू लॉज में अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मतलब कुछ अमेंडमेंट किए हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज थे वो, उन्होंने मेंबर थे बोर्ड के, तो उन्होंने पूछा कि बताइए वो अमेंडमेंट्स क्या हैं। और मुझे इसमें मैं श्योर नहीं था, तो मैंने कहा कि सर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, आप मुझसे दूसरा सवाल कर लीजिए। और मैंने कह भी दिया कि सर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, आप मतलब मैं चाहूँगा कि आप मुझसे दूसरा सवाल कर लें। तो वो मुस्कुराए और सवाल उन्होंने स्किप कर दिया। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ट्रिकी सवाल कुछ मुझसे नहीं पूछे गए। हाँ, लेकिन ये था कि मेरा इंटरव्यू आसान नहीं था। मेरा सिचुएशन बेस्ड पूरा इंटरव्यू, मेरे सिचुएशन से सिचुएशन वो जोड़ते रहे। मुझे डॉरी डेथ पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए, डॉरी डेथ से वो प्रॉब्लम और जोड़ते गए, फिर डॉरी डेथ को क्रिवल्टी से जोड़ दिया, क्रिवल्टी को फिर प्ली ऑफ एलिबाई से जोड़ दिया, एविडेंस एक्ट में आता है सेक्शन 11 में। तो सिचुएशन बेस्ड ही मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन रहे। फिर मेरा डिजर्टेशन पे मुझसे उन्होंने बहुत सवाल पूछे। डिजर्टेशन का अपने कॉर्पोरेट लॉ में किया है, तो कॉर्पोरेट लॉ से उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। ज़्यादातर डिजर्टेशन पे 10-12 सवाल उन्होंने मुझसे पूछे। और वाकई बहुत इंटरव्यू बहुत आसान चीज़ है। मैं बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस में किसी तरह का घमंड में ये बात कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बस ये कहूँगा यही कि इंटरव्यू इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। बस आपने आपको कॉन्फिडेंस रखिए, बोलना सीख लीजिए अच्छे से। जिस भी भाषा में बोल रहे हैं, चाहे तो अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं, चाहे तो हिंदी में बोल सकते हैं। भाषा का कोई बैरियर नहीं है, कोई लैंग्वेज बार नहीं है वहाँ पे। आप, मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ था कि मुझसे वो सारे सवाल उन्होंने हिंदी में पूछे, मेरा इंटरव्यू पूरा हिंदी में हुआ। लेकिन चूँकि मैं अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ा हूँ
इंग्लिश मीडियम से रहा है मेरा सब कुछ, तो हिंदी में जवाब देने में मैं जवाब दे सकता हूँ, अभी भी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मज़ा है, अगर जिस मीडियम से आप पढ़े हैं उसका अगर जवाब देना है तो आप उसी मीडियम में दीजिए जिससे आप पढ़े हैं, आप असल चीज़ उनको बता पाएंगे। तो वो मुझसे हिंदी में सवाल करते थे, हिंदी में सिचुएशन देते थे, मैं उसका अंग्रेज़ी में जवाब देता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बोर्ड मेंबर बहुत डिसेंट, बहुत हम्बल, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो बिल्कुल भी आपको डराते नहीं हैं। और जो लोग इसको डराते हैं कि इंटरव्यू ऐसा होता है वैसा होता है, वो कहीं ना कहीं गलत हैं, उनको बिल्कुल मत मानिए, एकदम एक सिरे से नकार दीजिए और कहिए कि इंटरव्यू आसान होता है, और लिख लीजिए इस बात को मेरी कि इंटरव्यू इज़ द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। अच्छा, ये सवाल करना चाहूँगा कि बच्चे अक्सर, कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई आपके इंटरव्यू से पहले, तो उनका कहना यही था कि जीएस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है और बच्चे काफ़ी रह जाते हैं जीएस में। लॉ तो वो किसी ना किसी तरीके से क्लियर कर लेते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस भी होता है, वकालत कर चुके होते हैं जैसा कि आपने बताया। तो जीएस की तैयारी किस तरह से लेके चले, उसको कितना टाइम देना चाहिए और लॉ को कितना टाइम? देखिए, जीएस जहाँ तक उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विसेज की बात है, तो जीएस बहुत चैलेंजिंग चीज़ है बच्चों के लिए, और कभी कभी तो डरावनी हो जाती है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि बहुत, अब जीएस की कोई लिमिट तो है नहीं। लॉ है, अगर कोई चीज़ लॉ है तो उसमें तो पता रहता है कि डिफाइंड एरिया है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आईपीसी है, ये एविडेंस है, कहीं ना कहीं एक सीमित है, और सिलेबस भी सीमित है। जीएस की अगर बात करें तो उसका सिलेबस भी सीमित नहीं है, ना तो सब्जेक्ट अपने में सीमित है और ना उसका सिलेबस सीमित है। तो कोशिश अपनी तरफ से ये कीजिए, लेकिन कुछ भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हर चीज़ का होता है, चाहे वो लॉ हो चाहे वो जीएस हो। इंपॉर्टेंट एरिया में मिसाल के तौर पे जैसे हिस्ट्री की बात की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछते सब बेसिक ही हैं, लेकिन यह है कि डर की वजह से कभी कभी पेपर ऐसा हो जाता, पैटर्न चेंज हो जाता। फॉर एग्जाम्पल इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर हो गया, पीसीएस से भी मुश्किल पेपर आ गया था जीएस का, तो बहुत सारे बच्चे इस पेपर की वजह से बाहर भी हो गए, जो स्टूडेंट मेहनत से पढ़ रहे थे केवल जीएस की वजह से बाहर हो गए। तो सोर्स की और पढ़ने के तरीके की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा यही कि आप पहले सोर्स आपका न्यूज़पेपर होना चाहिए, अखबार लीजिए, रोज़ अखबार पढ़िए। अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो हिंदी का अखबार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। एडिटोरियल उसमें आते हैं, एडिटोरियल को रोज़ पढ़िए, और हर एडिटोरियल पे, हर एक इशू पे एक अपनी ओपिनियन फॉर्म कीजिए कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। ज़रूरी नहीं कि अखबार में जो लिखा है आप उससे सहमत हों, आप अपना भी ओपिनियन उसमें रख सकते हैं। अभी चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला चल रहा है, या सेम सेक्स मैरिज का मसला चल रहा है, तो उस पर डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट एंगल से जो राइटर्स होते हैं, एडिटर होते हैं, तो उसको लिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं उससे बाउंड रहें। लेकिन यह है कि हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या प्रोविज़न है, लॉ से किस तरह से ये चीज़ रिलेटेड है, कोई केस लॉस तो नहीं है इस पर, या प्रोविज़न क्या है, या सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ से अवेयर रहिए, सोशल लीगल इशू से जितने भी हैं। और बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ को एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है तो उसको स्किप कर दीजिए एग्ज़ाम न्यूज़पेपर में, और जो भी दुनिया में या देश विदेश में जो भी चल रहा है तो उससे अवेयर रहिए। न्यूज़पेपर प्राइमरी सोर्स होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी आती हैं हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए। एनसीईआरटी बहुत बेसिक बुक्स होती हैं, या लूसेंट ले लीजिए, मैं लूसेंट से पढ़ता था पूरा, मैं लूसेंट से ही पढ़ा है। बस करिए यही कि अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए, चाहे वो जीएस के हों चाहे लॉ के हों। एक उसमें कहा जाता है, इट इज़ बेटर टू रीड 1 बुक 10 टाइम देन 10 बुक 1 टाइम। तो आप समंदर मत बना लीजिए अपने रिसोर्सेज का, ताकि आप उस पर मतलब दोबारा जा भी ना सकें। जितना लिमिटेड आपका रिसोर्सेज रहेगा, आप उस पर बार बार एक्सेस कर सकते हैं, बार बार एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका पक्का हो जाएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर एग्ज़ाम में भूलेंगे नहीं। तो अच्छा है कि जितना आता है उतना अटेम्प्ट कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है इस एग्ज़ाम में, बस सब डुबा देती है। बहुत सारे बच्चे के पूरे एग्ज़ाम मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और उनके निगेटिव मार्किंग में चला गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो जो भी पढ़ें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें और बहुत ईमानदारी से और स्पेसिफिक बना करके पढ़ें, ताकि उसको आपको चीज़ें रिवीजन करने में आसानी रहे और बाद में याद रहें। तो ये पढ़ लीजिए। वाकई घटना चक्र आता है और एनसीईआरटी है, और विज़न आईएएस की एक मंथली मैगज़ीन आती है, उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट होता है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस के लिए। तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए पढ़ के, 2-4 दिन 4-5 दिन जितना भी हो, आपको जो लगे कि हाँ आपको सूट कर रही है उसको करते रहिए। अखबार को सप्लीमेंट करने के लिए आप हर महीने मैगज़ीन ले लीजिए, कि उसमें ऐसा लगता है कि आप पूरा महीना आपने अखबार पढ़ा
और आखिर के 10 दिन में आप मैगज़ीन पढ़ लीजिए, तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कल ही पढ़ा था, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो ये सब तरीका है जीएस पढ़ने का। और भी आपके अपने तरीके हो सकते हैं। मैं तो इसी तरह पढ़ता था, पहले अखबार पढ़ता था, उसके बाद हर महीने फिर मैगज़ीन पढ़ता था अगले उसकी, और फिर उसको लूसेंट पढ़ता था। बस ये मेरा 3 रिसोर्सेज होता था। लिमिटेड रखिए रिसोर्सेज को जितना हो सके। तो ये हमारे साथ थे सिविल जज मोहम्मद कासिम साहब। इन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस तो शेयर किया ही, साथ में एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर किया। जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पीसीएससी के लिए, जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। जो बुक्स के एडिशंस हैं वो शेयर किए, किस तरह से तैयारी लेके चलें, वो सारी बातें शेयर की। इनकी बातों को गौर करते हुए मेरी रिक्वेस्ट है, जो तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों को गौर करें, इसी चीज़ को लेते हुए चलें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।